वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटी का लेक्चर नंबर 10 कवर करने जा रहे हैं, जहां पे हम फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 4 पे पहुंच चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स के दो और मेजर पार्ट्स रहेंगे, तो लेक्चर 12 तक हम फंडामेंटल राइट्स को कवर कर लेंगे कंप्लीटली। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें जो छोटी मोटी बची होंगी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, तो हम देख लेंगे कि और एक वीडियो एक्स्ट्रा उसके लिए अगर रिक्वायर्ड हो, एक एक्स्ट्रा लेक्चर उसके लिए अगर चाहिए होगा तो मैं एक लेक्चर और प्रिपेयर करूंगी उसके लिए। अदरवाइज टेंटेटिवली अब 3 और लेक्चर्स ऐसे लगेंगे जहां पे आपका फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से कवर हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो भी मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया है, इसके बाहर आपसे एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये सारा का सारा कंटेंट जो था आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों की तरफ से बनाया गया है। तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से सुनिए इस लेक्चर को, और उसके बाद जहां से भी आप नोट्स बना रहे हैं या इसी में से अगर नोट्स बना रहे हैं तो इसी में कुछ चीजें आप ऐड ऑन करते चलिए साथ के साथ। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स के 3 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अब आगे इस लेक्चर में देखते हैं हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में आज हम आर्टिकल 22 के बारे में पढ़ेंगे। ये आर्टिकल 22 जो है वो राइट टू फ्रीडम के अंडर ही आता है। तो प्रीवियसली हमने 19 से 21 तक पढ़ लिया था, बट राइट टू फ्रीडम के अंडर जो हमारे आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं 19 टू 22। तो 22 हम यहाँ पे कवर करेंगे क्योंकि बेस लेक्चर जो था उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगा था। तो आज हम आर्टिकल 22 को यहाँ कवर करेंगे। हम आर्टिकल 23 और 24 को कवर करेंगे, जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर राइट आर्टिकल्स आते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, तो इनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस है उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको मैंने बताया है लेक्चर के स्टार्टिंग में कि इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, तो वो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके पॉलिटी के जितने भी अभी तक लेक्चर पढ़ाए गए हैं उनसे रिलेटेड आप नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ज्योग्राफी की जो लेक्चर सीरीज चल रही थी, जहां पे लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 25 तक के नोट्स जो हैं वो भी पब्लिश कर दिए गए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप अगर लेक्चर जो भी सुन रहे हैं तो वहां पे जाके आप उस लेक्चर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे एडिटिंग कर सकते हैं अपने कंटेंट को लेके। मैं आपको कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कंसोलिडेटेड नोट्स बनाइए। जहां पे आप किसी पॉइंट या किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, आप वहीं पे अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उस टॉपिक के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसी पर्टिकुलर पेज पे जो है ऐड करिए, क्योंकि ये आपके लिए रिविजन के लिए और एग्जाम के टाइम पे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और आप जो है आपके कॉन्सेप्ट्स में और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आपकी जो रिविजन है वो भी, उसकी जो एक्यूरेसी है, उसकी जो एफिशिएंसी बोल सकते हैं, वो इंक्रीज कर जाएगी। तो हम देखते हैं आर्टिकल 22 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 22 जो है वो बेसिकली हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि आर्टिकल 22 हमारा बोलता क्या है। तो आर्टिकल 22 हमें जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी पर्सन को, किसी भी एनी पर्सन, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया एनी पर्सन को ये हमारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ओके, अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब ये कैसी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको तो अरेस्ट करना ही है, उसको तो डिटेन करना ही है, उसको तो प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती अंडर लॉ। ओके, तो ये किस तरह के अरेस्ट या डिटेंशन की बात कर रहा है और कौन से प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। ओके, तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, अरेस्ट को सबको पता है, गिरफ्तार करना अरेस्ट होता है, बट डिटेंशन जो होता है हमारा, डिटेंशन हमारा दो तरीके का होता है। डिटेंशन हमारा दो तरीके का होता है। फर्स्ट हमारा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, और दूसरा होता है हमारा प्यूनिटिव डिटेंशन। दो तरह के डिटेंशन होते हैं, क्लियर है? प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में हमारा क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख लेते हैं। प्रिवेंटिंग का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। प्रिवेंट का मतलब तो आपको पता ही है, प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज का किसी चीज के होने से पहले ही एक्शन ले लेना। आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्लियर है कि इलाज करने से बेहतर है कि आप पहले ही परहेज कर लें। तो प्रिवेंशन, प्रिवेंट का मतलब है परहेज करना। तो डिटेंशन में अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन की हम बात करें तो ये वो डिटेंशन है तो किसी भी क्राइम के होने से पहले, किसी भी क्राइम के होने से पहले उसको रोकने के लिए किसी इंसान को जो है डिटेन किया जाता है, किसी इंसान को अरेस्ट किया जाता है। आप समझ गए? अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चला कि दिल्ली में कोई ब्लास्ट होने वाला है और आपको पता चला कि पर्टिकुलर इंसान जो है इस ब्लास्ट के साथ एसोसिएटेड है।
अब ब्लास्ट होगा, फ्यूचर में होगा, बट पुलिस ने क्या किया, जाके उस इंसान को जो कि इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाला है उसको पहले ही पकड़ लिया और डिटेन कर दिया। तो किसी भी एक्शन के होने से पहले अगर किसी को डिटेन कर लिया जाए तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलेंगे। क्लियर है? और ये जो हमारा डिटेंशन होता है ये ऐसा नहीं है कि कोई सबूत मिला या कुछ, ये सस्पिशन के बेसिस पे होता है, मतलब आपने उस इंसान के ऊपर शक किया और उसको डिटेन कर लिया। ये कब होता है? जब इंटेलिजेंस आपको ऐसी रिपोर्ट्स देती है। क्लियर है? प्यूनेटिव डिटेंशन क्या हुआ? ऑन द अदर हैंड प्यूनेटिव डिटेंशन वो हुआ कि क्राइम हो चुका है, क्राइम हो चुका है, उसके बाद जो है इंसान को डिटेन किया गया है, उसके ऊपर जो है ट्रायल चल रहे हैं कोर्ट में, तो उसको हम प्यूनिटिव डिटेंशन बोलेंगे। क्लियर है? तो ये दो तरह के डिटेंशन आपको समझ में आ गए। अब आगे देखते हैं कि आर्टिकल 22 हमारा क्या कहता है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया आर्टिकल 22 के बारे में। अब देख लेते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शेल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फॉर सच अरेस्ट। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी पर्टिकुलर इंसान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया या डिटेन कर लिया या अपनी कस्टडी में ले लिया है, तो उस पर्सन का, उस इंसान का पूरा राइट बनता है ये जानने का कि उसको किस बेसिस पे अरेस्ट किया है जो हमारी पुलिस है। अगर जो है पुलिस उसको इन्फॉर्म नहीं करती है तो ये उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, ये उसके फंडामेंटल राइट्स का जो है उल्लंघन है। बट जरूरी नहीं है हर केस में पुलिस को ये बताना है कि हमने तुम्हें क्यों अरेस्ट किया है। यहाँ पे कौन से केसेस में पुलिस बताना जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे एक्सेप्शन दिए हैं, अगर वो एनिमी एलियन है उस केस में पुलिस को बताना जरूरी नहीं है कि हमने तुम्हें अरेस्ट किया है, तो कौन से बेसिस पे अरेस्ट किया है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में, मतलब अगर कोई भी क्राइम होने वाला है उसके बेसिस पे अगर उसको डिटेन किया है तब भी पुलिस जो है अबाइड नहीं है बताने के लिए कि हमने तुम्हें क्यों डिटेन किया है। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं जिसके बेसिस पे पुलिस छुपा सकती है इंफॉर्मेशन कि हमने तुम्हें क्यों अरेस्ट किया है। अदरवाइज उसके अलावा कोई इंसान पूछे उस जिसको अरेस्ट किया गया है पुलिस से कि हमें क्यों अरेस्ट किया गया, तो पुलिस जो है उसको बताना पड़ेगा, अदरवाइज वो किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, उल्लंघन है। ओके, ये समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। No arrested person can be denied the right to consult and to be defended by the legal practitioner of his choice. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, किसी भी इंसान को, जो फर्स्ट लाइन में मैंने आपको बताया, किसी इंसान को अगर अरेस्ट कर दिया तो उसको बताना पड़ेगा कि क्यों अरेस्ट किया है। अब उस इंसान को लगे कि यार ये तो लॉजिकल बात ही नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो ये मुझे क्यों ऐसे फंसा रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है, उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू कंसल्ट, मतलब किसी भी एडवोकेट से, किसी भी एडवोकेट से जो है कंसल्ट करने का पूरा अधिकार दिया है। और कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर, मतलब कोई भी एडवोकेट हो गया या कोई भी जो हमारे वकील होते हैं उनके द्वारा जो है अपनी चॉइस के वकीलों से डिफेंड करने का भी पूरा राइट है। क्लियर है? अब समझ गए इस बात को? तो ये राइट्स आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए और अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी अवेयर किया करिए इन सब चीजों के बारे में। कई बार होता है कि हमने बहुत बार न्यूज में ये बात सुनी है कि लोग बोलते हैं कि पुलिस उसको घर से उठा के ले गई, पुलिस ने उसके साथ ऐसे किया वैसे किया। तो पुलिस ऐसा नहीं कर सकती अनटिल और अनलेस फर्स्ट ऑफ ऑल वो एनिमी एलियन अगर है तो पुलिस ऐसा कर सकती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में कर सकती है, जैसे किसी को पता चला कि ये कोई टेररिस्ट अटैक करने वाला है, ये कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को वायलेट करने वाला है, सिर्फ ऐसी सिचुएशंस में जो है पुलिस किसी को उठा के जेल में डाल सकती है। अदरवाइज आपके पास पूरा हक बनता है पुलिस से जानने का कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है, और अगर वो बेसिस अनजस्टिफाइड है, अनफेयर है, तो आपका पूरा हक बनता है, आप गवर्नमेंट से या सुप्रीम कोर्ट से ये मांग कर सकते हैं कि आपको एक वकील प्रोवाइड किया जाए, या आप अपनी मर्जी के वकील को भी दे सकते हैं कि वो आपको डिफेंड करे। ओके, तो कभी अगर किसी इंसान को, किसी को अगर डिटेन किया गया है तो उसको जो भी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट होगा, क्लियर है, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट मतलब जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट अवेलेबल है उसके सामने 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा, उसको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया जाएगा। इसमें जो है ट्रैवलिंग के, फॉर एग्जांपल जहां पे क्राइम हुआ है टू द मैजिस्ट्रेट प्लेस, जो ट्रैवलिंग का टाइम है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ट्रैवलिंग का टाइम है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, और अदरवाइज कोई ऐसा टाइम है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। बट पॉसिबली कोशिश की जाएगी कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो मैजिस्ट्रेट है उसके पास उस इंसान को प्रोड्यूस किया जाए। और अगर मैजिस्ट्रेट इस चीज की अलाउंस देता है कि उस इंसान का फर्दर डिटेंशन किया जाए, उसको फर्दर डिटेन किया जाए, तो ही जो है पुलिस उसको फर्दर डिटेन कर सकती है। अदरवाइज
पुलिस को 24 घंटे के अंदर उस इंसान को रिलीज करना पड़ेगा। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ गई? अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीजें आपको बताऊंगी। अब दूसरी जो चीज है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज आर्टिकल 22 के अंदर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो पार्लियामेंट है हमारी सेंटर में, पार्लियामेंट है हमारी सेंटर में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है स्टेट्स में, उनके पास जो है कंप्लीट, उनके पास जो है हक बनता है ताकि वो लॉज फ्रेम कर सके प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर स्टेट और पार्लियामेंट जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन पे लॉ बना सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। आपने ये चीजें इस तरह से ही मैं आपको बताते जा रही हूँ, आपने इस चीज को इस तरह से नोट कर लीजिए क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन कंकरेंट लिस्ट में आता है, इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट वो है जहां पे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट वो है जहां पे एक्सक्लूसिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का होल्ड होता है लॉ बनाने का, और कंकरेंट लिस्ट ऐसी होती है जहां पे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है दोनों लॉज बना सकती हैं। बट इन केस पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज दोनों लॉ बनाती हैं तो उस केस में पार्लियामेंट क्योंकि सुप्रीम बॉडी है तो पार्लियामेंट का लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा, वो लागू हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई कि जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज फ्रेम करने के लिए हमारी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों लॉ बना सकती हैं। क्लियर है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो कौन सी लिस्ट के अंदर आता है, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। तो ये साथ के साथ आप अपने नोट्स में जो है लिखते चलिए। देन मैं आपको बताती हूँ अभी तक पार्लियामेंट ने कौन कौन से डिफरेंट टाइप के हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज बनाए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 जो है वो भी बनाया था। उसके अलावा गवर्नमेंट ने बनाया था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ने एक्ट्स बनाए थे ताकि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो लॉ हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन को इन्फोर्स करने के लिए जो लॉ हैं उनको बना सके। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे देखेंगे आगे क्या कवर करने जा रहे हैं। आगे जो है हम आर्टिकल 23 से लेकर 24 के बारे में पढ़ेंगे। ये हमें पता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर ये 2 आर्टिकल्स आते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आर्टिकल्स आते हैं। अब एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण, किसी को शोषण करना, किसी का शोषण करना, किसी को एक्सप्लॉइट करना, किसी को बेवजह परेशान करना। तो आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 जो है, तो ये पहली बात तो ये है कि किसी भी पर्सन के लिए वैलिड होंगे, सिर्फ ये सिटीजन के लिए ही नहीं है, एनी पर्सन, चाहे वो हमारा सिटीजन है चाहे सिटीजन नहीं है, एलियन है, ओके, उन सब के लिए वैलिड है। देन अब पढ़ लेते हैं आर्टिकल 23 और 24 हमारा क्या कहता है। तो इट प्रोवाइड्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल 23 है, जो आर्टिकल 23 है हमारा, वो बेसिकली बोलता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। तो आर्टिकल 23 जो है ये किसी भी तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है, बेगार सिस्टम को भी रोकता है और इस तरह के अदर फोर्स लेबर जो है उनको भी रोकता है। अगर कोई भी इस चीज का उल्लंघन करे तो उसको जो है पार्लियामेंट जो है लॉ बना के उनको सजा प्रोवाइड कर सकती है। ओके, तो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे लिखी हुई है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, इसका क्या मतलब है इसको समझ लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान को, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है चाहे वो बच्चा है कोई, उनको सामान की तरह बेचना ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स के अंदर फर्स्ट ये चीज आती है। दूसरी आती है कि किसी भी औरत को, बच्चे को सेल करना, मतलब बेचना प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वो भी जो है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स में आता है। देन देवदासी सिस्टम, देवदासी सिस्टम जो है ये चोला एम्पायर के टाइम पे चला था। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। तो देवदासी सिस्टम को भी जो है ऐसा किया जाता है। देवदासी सिस्टम में होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो लड़की होती है उसको मंदिर में छोड़ देते हैं, जो पुजारी होता है उसके लिए, तो उसको देवदासी सिस्टम बोलते हैं। देन स्लेवरी के लिए, वो भी हमारे ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स में आता है। देन बेगार सिस्टम क्या है, बेगार सिस्टम में ऐसा होता है कि किसी से कंपलसरी वर्क लेना, किसी से काम कराना बट उसको कोई इनकम नहीं देना, उसको बोलते हैं बेगार सिस्टम। अगर हम फोर्स लेबर की बात करें तो फोर्स लेबर हमारा क्या होता है कि किसी भी इंसान को कंपेल करना ताकि वो अपनी विल के अगेंस्ट जाके काम करे। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है बट उसको लेबर में इनकलकेट कर दिया है, बोल रहे हैं कि तुम भाई मजदूरी करो, तो वो नहीं करना चाहता तो उसको फोर्स लेबर में इंक्लूड किया जाएगा।
ओके अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा आर्टिकल 24। यहाँ पे तीनों कीवर्ड्स आपको समझ में आ गए। अब आर्टिकल 24 हम देख लेते हैं वो क्या कहता है। तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, मतलब बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज इन एनी अदर हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है कि किसी भी बच्चे की प्रोटेक्शन करना जिनकी एज 14 साल से कम है, ताकि वो किसी भी ऐसी फैक्ट्री में जो है इंगेज ना हो पाए जहां पे हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट या खतरनाक एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी चल रही है। ओके तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 2006 में जो गवर्नमेंट है उन्होंने बच्चों की जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बैन कर दिया था एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट, मतलब वो घरों में भी काम नहीं कर सकते। किसी भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में जैसे कि होटल्स हो गए, ढाबाज हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, कोई दुकानें होगी, फैक्ट्रीज हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए, स्पास हो गए, चाय की दुकान होगी, और उन्होंने बोला कि कोई भी अगर 14 साल से कम बच्चों को एम्प्लॉय करता है तो उनके ऊपर जो है पीनल एक्शन, मतलब कानूनी एक्शन जो है लिया जाएगा। ओके तो और 2005 में क्या हुआ था, 2005 में कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट का जो एक्ट है, जो लॉ है, उसको पास किया गया था। देन हमारा जो था नेशनल कमीशन, जो हमारा एक कमीशन बना था, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो है बना था, और वो बना था 2005 में। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो है कौन से एक्ट के अंदर बना था, तो आपको पता होना चाहिए किस लॉ के अंदर बना था, या किस एक्ट के अंदर बना था। तो वो बना था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है। अदरवाइज भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे लॉज फ्रेम किए हैं ताकि इन सब चीजों को रोका जा सके और इन्फोर्स किया जा सके। आपने एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, प्रीवियस मैंने आपको पढ़ाया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उस पे हमारे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है दोनों लॉज बना सकते हैं। बट अगर कभी कोई क्वेश्चन आए कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड किसके पास एक्सक्लूसिव पावर है राइट जो लॉ बनाने की, तो वो है पार्लियामेंट के हाथ में। आपने इस चीज को याद रखना है, थोड़ा ट्रिकी है बट आपने इस चीज को याद रखना है। ओके तो यहाँ पे देखिए ये भी एक तरह का जो है फोर्स लेबर है। यहाँ पे ये इंसान अपना पासपोर्ट लेना चाहता है, अपने घर वापस जाना चाहता है, बट जो उसका कॉन्ट्रैक्टर है वो उसको लेने नहीं दे रहा और उसको बोल रहा है कि तुम काम करो काम करो, तो ये एक तरह का फोर्स लेबर आता है। ओके ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या आता है, किसी को ट्रिक किया, उसको ट्रैप किया और उसको किडनैप कर लिया और उसकी सेलिंग कर दी किसी काम के लिए, तो उसको जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोला जाएगा। ओके अब मुझे लगता है ये 23 और 24 आर्टिकल जो है आपको, बहुत सारी ऐसी हिंदी फिल्म्स हैं या हमारी हॉलीवुड की भी मूवीज हैं या हमारे साउथ की भी ऐसी मूवीज हैं जहां पे ऐसे मुद्दों को लेके, ऐसे इश्यूज को लेके बहुत सारे मूवीज बनाए जाते हैं। तो ये जो है लिंकेज करके आप पढ़ाई कीजिए। आपने किसी चीज को रटना नहीं है, आप चीजों को लिंक करिए विद द प्रेजेंट सिचुएशंस, जो भी सिचुएशंस हमारे अराउंड चल रही हैं, तो थिंग्स वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके देन नेक्स्ट देखते हैं। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, as per article 21A education for all is available for the age between, जो हमारा आर्टिकल 21A है वो एजुकेशन फॉर ऑल की बात करता है, बट ये कौन से एज ग्रुप के लिए जो है लागू होता है। तो यहाँ ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन ए है 6 to 14 ईयर्स, ऑप्शन बी है 14 to 18 ईयर्स, ऑप्शन सी है 5 to 14 ईयर्स एंड ऑप्शन डी है 4 to 14 ईयर्स। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि आर्टिकल 21A जो है हमारा, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक्ट जो है ऐड हुआ था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है हमारे भारत के संविधान में, हमारे भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में ऐड हुआ था। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और मैं जिनका आंसर ठीक होगा उसको थम्स अप दे दूंगी और जिनका आंसर गलत हुआ उनको मैं करेक्ट कर दूंगी। और अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि कौन से एज ग्रुप के लोग जो है आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 6 to 14 ईयर्स के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो हमारे हैं एजुकेशन फॉर ऑल या आर्टिकल 21A के अंदर आते हैं। ओके तो ये चीज है इंपॉर्टेंट। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, जब निर्भया वाला केस हुआ था, उसके केस में कन्विक्शन करनी थी, तो उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने रिवीजन की थी और पार्लियामेंट ने भी ऐसा लॉ बनाया था। तो अगर 18 ईयर्स से कोई नीचे है तो वो बच्चे की कैटेगरी में आता है, और 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से ऊपर वाला कोई बंदा है तो वो अडल्ट की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है? इस पे भी अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपने ये याद रखना है कि कोई भी
जो बंदा है या कोई भी इंसान जो है, पर्सन है, अगर वो 18 ईयर्स से नीचे है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, तो वो बच्चे की कैटेगरी में आएगा। बट यहाँ पे आपने चीज याद रखनी है कि 6 to 14 ईयर्स वाले जो लोग हैं या बच्चे हैं, वो राइट टू एजुकेशन में फ्री जो है एजुकेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which fundamental rights cannot be suspended even during an emergency? कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसको हम इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं कर सकते? तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, राइट टू स्पीच। ऑप्शन बी है हमारा राइट टू रिलीजन। ऑप्शन सी है राइट टू इक्वालिटी एंड ऑप्शन डी है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। हमारा जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसको इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये चारों के चारों जो राइट्स यहाँ पे लिखे हैं ये कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं। आपने 1 by 1 वहां पे राइट का नाम लिखना है, राइट टू स्पीच, और उसके आगे लिख देना है आर्टिकल का नाम कि ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। अगर आपने ये सारे आंसर्स करेक्ट लिखे तो मैं आपको थम्स अप दूंगी, और अगर इन कुछ भी इनकरेक्ट हुआ तो मैं वहां पे आपको करेक्ट कर दूंगी। ये आपके रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ऑनेस्टी से आपने नीचे आंसर देना है। अगर आपने रिलीजियसली अभी तक फंडामेंटल राइट्स के तीनों पार्ट्स को अच्छे से सुना है और इस फोर्थ पार्ट को भी अच्छे से सुना है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आंसर कर दोगे। तो आपने इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? तो ऑप्शन ए है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ऑप्शन बी है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। देन ऑप्शन सी है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। देन ऑप्शन डी है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये तो हमने आर्टिकल 14 के अंदर पढ़ा था, ये तो आपने देख लिया, तो वो तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। राइट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, तो ये तो यहाँ तो एक्सप्लॉयटेशन की ही बात नहीं है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन, तो रिलीजन की तो बात ही नहीं की एक्सप्लॉयटेशन में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। On which of the following day United Nations General Assembly ratified its Universal Declaration on Human Rights? तो ऑप्शन ए दे रखा है 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी दे रखा है 10 दिसंबर 1948 एंड ऑप्शन सी दे रखा है 16 दिसंबर 1966 एंड ऑप्शन डी है हमारा 25 अप्रैल 1995। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज 10 दिसंबर 1948। इसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? इनमें से कौन सा है जो कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए इशू कर सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए डेक्री, दूसरा है अ रिट, सी है ऑर्डिनेंस एंड डी है नोटिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी बनता है। रिट जो है हमारे कोर्ट इशू कर सकते हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है? और फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ पे कौन कौन से कोर्ट रिस्पॉन्सिबल है इन्फोर्स कराने के लिए? तो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। मैंने आपको बताया था हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 इन्फोर्स करवाता है और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 जो है इन्फोर्स करवाता है। क्लियर है? ये चीजें साथ के साथ आपने जो है रिविजन करते चलना है, लिंकेज करते चलना है और वैसे ही पढ़ते जाना है ताकि चीजें आपको रटनी ना पड़े और चीजों में आप कंफ्यूज ना हो। रिट्स के बारे में फंडामेंटल राइट्स के बाद आपको पढ़ाया जाएगा। ओके तो यहाँ पे इस लेक्चर को जो हम फिनिश करते हैं। आपने इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे ले लेने हैं।